Hello everyone, this is Prashant Singh and welcome to AEC Plus powered by Advanced Engineering Classes। हम बात कर रहे थे इकोनॉमिक सीरीज में एमसीक्यू की और डिफरेंट टॉपिक के एमसीक्यू में लेकर चल रहा हूँ इस सीरीज में। लास्ट वीडियो में हमने इस तरीके की चीज़ें देखी थी कि पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो टॉपिक है उनसे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन जो हैं वो आए हुए हैं और जिनके आने की संभावना है, वैसे क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा एमसीक्यू सीरीज का अगला टॉपिक है वो है कमेटीज। कमेटीज एक ऐसा पोर्शन है जो बहुत फैक्चुअल भी है और यहाँ से क्वेश्चन हर एग्जाम में आप देखेंगे तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन लगातार हर बार देखे ही जाते हैं। तो इसलिए ये कमेटीज वाले क्वेश्चन जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जब मैं आपको पढ़ा रहा था, जब मैं डिफरेंट सेक्टर की बात कर रहा था, तो वहाँ पर मैंने आपको जो भी कमेटीज रिलेटेड थी वो तो समझा दिए थे और मैंने ये बोला था कि जो कमेटीज की लिस्ट है उस लिस्ट को आप जरूर याद रखें। टाइम टू टाइम अलग अलग सेक्टर पर नई नई कमेटियां जो हैं वो आती जा रही हैं, नई नई समितियां हमको देखने को मिल रही हैं। उन समितियों के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए क्योंकि वहां से क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो आइए देखते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट कमेटीज के एमसीक्यू से हम उनको डिस्कस करते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ से बन सकते हैं या पहले अलग अलग एग्जाम में पूछे हुए हैं या बार बार रिपीट होते हैं, वैसे क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले अगर मैं देखता हूं तो सबसे पहले ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। अगर आपको पता होगा, अगर आपने सुना होगा तो आपको ये जानकारी होगी कि रेखी कमेटी जो है वो अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो टैक्सेशन है ना, जो हमारा टैक्स सिस्टम है, उस टैक्स सिस्टम के दो पार्ट। एक पार्ट है, जैसे अगर मैं टैक्स की बात करता हूं तो मैं ये बोलता हूं कि सर एक डायरेक्ट टैक्स है और एक इनडायरेक्ट टैक्स है, राइट। मैं यहाँ पर क्या बोलता हूँ कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जैसे कि मान लीजिए इनकम टैक्स हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स जैसे कि मान लीजिए जीएसटी वगैरह भी आ गए, राइट। तो चीजें क्या थी ना कि डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड चीजें तो अलग अलग लोग बता ही रहे थे, लेकिन रेखी कमेटी ने क्या बोला कि इस फील्ड में भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं कुछ बदलाव, कहीं ना कहीं कुछ रिफॉर्म की आवश्यकता है। तो रेखी कमेटी का जो रिकमेंडेशन है वो इनडायरेक्ट टैक्स से ही रिलेटेड है, राइट। और एक चीज और आप याद रखिए कि इनडायरेक्ट टैक्स के रिफॉर्म या इनडायरेक्ट टैक्स में अगर बदलाव से संबंधित जो अभी करंट में सबसे बड़ी समिति मानी जाती है वो है विजय केलकर। अब बोले सर ये विजय केलकर कौन थे? तो विजय केलकर कमेटी, जिसे आप केलकर टास्क फोर्स के नाम से भी जानते हैं, केलकर टास्क फोर्स। और ये यही विजय केलकर हैं जिन्होंने रिकमेंडेशन दिया है किसका? जीएसटी का। तो वर्तमान में अगर इनडायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड कमेटीज के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान जो है वो विजय केलकर कमेटी अपने आप में रखती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा इनडायरेक्ट टैक्स। तो रेखी कमेटी जो है वो किससे रिलेटेड है? वो इनडायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर बोल रहा है, जैसे मैंने आपको क्या बताया है, मैंने आपको ये पढ़ाया है कि सर कैलकुलेशन ऑफ लिक्विडिटी, कैलकुलेशन ऑफ लिक्विडिटी, तरलता की गणना। अब क्वेश्चन देखिए, उसके बाद फिर मैं आपको याद दिलाता हूं कि हमने जो कॉन्सेप्ट पे चर्चा की है, हमने जो आधारों की बात की है और हमने जो चीजें पढ़ी हैं वहां से किस प्रकार से डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो बोल रहा है कि द मनी एग्रीगेट्स, आपको पता है कि ये M0 से लेके M4 तक चलता है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि द मनी एग्रीगेट्स M1 M2 M3 हैव बीन मॉडिफाइड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ, किसके रिकमेंडेशन के आधार पर? जो मौद्रिक समुच्चय कहलाते हैं, जो M1 M2 M3 जैसी चीजें हैं, उनको आरबीआई ने किसकी सिफारिश के आधार पर संशोधित किया था? वो कमेटी थी वाईवी रेड्डी कमेटी, आरबीआई के एक्स गवर्नर, राइट, और फाइनेंस कमीशन के एक्स चेयरमैन भी रह चुके हैं। तो यहाँ पर स्थिति जो है वो क्या दिखाई देती है कि सर वाईवी रेड्डी कमेटी ने क्या दिया है? वो रिकमेंडेशन दिया जिसके आधार पर आरबीआई ने M0 से लेकर और M4 या M1 M2 M3 को उन्होंने संशोधित किया, अलग अलग प्रकार से उसमें बदलाव किए। अब बोले सर ये हमने कहाँ पढ़ा था? तो ये चीजें हमने कहाँ पढ़ी? मैंने आपको बताया था कि कैलकुलेशन ऑफ लिक्विडिटी, मैंने आपको बताया था कि तरलता की गणना से ये पता चल सकता है कि कहां पर कितना पैसा है। और वहां मैंने आपको ये बताया था कि M0 M1 M2 M3 और M4, तो अलग अलग तरीके पर, अलग अलग लेवल पर हमने चीजों की गणना की थी, जहां मैंने आपको बताया था कि सर आरबीआई के पास जो रिजर्व है वो पैसा प्लस
जो पैसा मार्केट में है, सर्कुलेशन में है, वो पैसा, इसको मिलाकर आप क्या बोल देते हो, आप M0 बोल देते हो। इसी तरीके से फिर मैंने आपको बताया था कि M0 में फिर कुछ चीजें ऐड करिए, जैसे डिमांड डिपॉजिट ऑफ द बैंक, फिर M2 में आप M1 को बेस बनाइए और फिर यहाँ क्या करिए, सेविंग डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस, ये भी हमने देखा था, राइट। उसके बाद M3 के लिए बेस जो है मैंने आपको बोला था M1 ही रहेगा, तो यहाँ पर टर्म डिपॉजिट विद द बैंक आ जाता है। और M4 की अगर हम बात करते हैं तो M3 बेस हो जाता है और यहाँ पर ऑल द डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस, राइट। तो यहाँ स्थिति किस प्रकार की होती है, यहाँ स्थिति किस प्रकार की होती है कि जो ये लिक्विडिटी का कैलकुलेशन है जो यहाँ से आपने पढ़ा है, इसमें इन पर संशोधन का रिकमेंडेशन किसने दिया, तो वो दिया था YV रेड्डी ने, राइट। तो ये आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कई बार पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो बोल रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग डिक्लेयर द फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी, है ना, कीवर्ड आपको पकड़ने पड़ेंगे। फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, आजादी के बाद की अगर हम बात करें तो पहली औद्योगिक नीति जो है वो स्वतंत्रता के बाद वो उसकी घोषणा किसने की थी, तो वो की थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, राइट। डायरेक्ट याद रखिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उसकी क्या की थी, घोषणा की थी। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटी है ये भी, अगर आप देखेंगे मीरा सेठ, सिविल सर्विसेज के एग्जाम हो, वनडे एग्जाम हो, बैंकिंग के एग्जाम हो, एसएससी हो, आपके आरआरबी जेई के एग्जाम हो, हर एग्जाम में कभी ना कभी मीरा सेठ कमेटी का जिक्र जो है वो देखने को मिला ही है, ठीक है। अब बात आती है कि सर ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है आती, क्योंकि अभी आप देखिए पहले क्या होता था, अभी का जो पहले टाइम ड्यूरेशन था वहां पर वेस्टर्न कल्चर को हम फॉलो कर रहे थे। अब धीरे धीरे चीजें किस प्रकार से हो रही है कि हम अपने ट्रेडिशनल कल्चर की तरफ बढ़ रहे हैं, और ट्रेडिशनल कल्चर पर हमारा जो पहनावा है वो धीरे धीरे खादी उद्योग की तरफ जा रहा है, ये खादी वस्त्रों की तरफ जा रहा है। अब क्योंकि डिमांड में इंक्रीमेंट हो रहा है कहां पर, खादी वस्त्रों पर, इसलिए खादी उद्योगों में भी तो विकास करने की आवश्यकता है। और धीरे धीरे जैसे जैसे हम खादी उद्योगों का विकास करेंगे चीजें जो हैं और बेहतर होती चली जाएंगी। तो उसी खादी उद्योग या उसी हैंडलूम की बात की थी किसने, मीरा सेठ कमेटी ने, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वर्तमान परिवेश के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर, तो तेंदुलकर कमेटी इज रिलेटेड टू, ठीक है, इंपॉर्टेंट कमेटी है, कई बार पूछी हुई है। बोले सर हमने कहाँ पढ़ा है, तो आपने पढ़ा है इसको 2005 में, मैंने आपको पॉवर्टी पढ़ाया था जब, तो वहां मैंने बताया था कि 2005 में एक कमेटी बनी थी जिसका नाम था सुरेश तेंदुलकर कमेटी, राइट। एक कमेटी बनी जिसका नाम था सुरेश तेंदुलकर कमेटी। अब सुरेश तेंदुलकर कमेटी ने क्या रिकमेंडेशन दिया, तो उन्होंने रिकमेंडेशन दिया कि यार अर्बन एरिया में रहने वाले जो लोग हैं, अगर एक व्यक्ति शहर में रह रहा है, अर्बन क्षेत्र पर रह रहा है और वो महीने का 1000 एक्सपेंड नहीं करता है, तो वो व्यक्ति गरीब होगा। और अगर रूरल एरिया की बात करें तो 816 रुपीज पर मंथ की ये बात कर रहे थे, राइट। तो यहां पर स्थिति क्या दिखाई दे रही है कि तेंदुलकर कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया था पॉवर्टी के कैलकुलेशन का, लेकिन उन्होंने जो रिकमेंडेशन दिया उसको आधार क्या बनाया कि डिवीजन करेंगे हम, शहर के लिए अलग और गांव के लिए अलग। और यहां पर उन्होंने बोला कि इंडिविजुअल के एक्सपेंडिचर के बेस पर इस प्रकार की चीजें जो हैं वो देखने को मिलेंगी। अब इसी रिकमेंडेशन के आधार पर, सुरेश तेंदुलकर के रिकमेंडेशन के आधार पर, सेंसस 2011 के बेसिस पर कंट्री की 21.9% की पॉपुलेशन जो है वो क्या है, वो बीपीएल मानी जाती है, राइट। हालांकि 2005 में बनी सुरेश तेंदुलकर कमेटी जो थी, जो पॉवर्टी से रिलेटेड है, इस क्वेश्चन के आधार पर अगर आप बात करोगे तो 2005 में जो सुरेश तेंदुलकर कमेटी बनी है जिसने रिकमेंडेशन दिया अर्बन के लिए 1000, रूरल के लिए 816 रुपीज पर मंथ, और 21.9% की पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन बताई अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 के बेसिस पर, इस कमेटी को क्रिटिसाइज किया है किसने, 2012 में बनी एक कमेटी जिसका नाम है सी रंगराजन, राइट। अब क्यों किया है, क्या किया है, तो इसको हम जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, जब आप उन चीजों को देखोगे तो यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा, राइट। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाता है पॉवर्टी, की तेंदुलकर कमेटी किससे रिलेटेड है, वो पॉवर्टी से रिलेटेड है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, शिवरमन कमेटी की अगर मैं बात करता हूं तो इसका संबंध किससे है, शिवरमन कमेटी का संबंध है नाबार्ड से, राइट। अब ये नाबार्ड क्या होता है, नाबार्ड को अगर मैं ये बोलता हूँ कि सर ये रीफाइनेंस एजेंसी है, तो ये बिल्कुल सही होगा। अगर मैं इसको बैंक ना बोलूं,
अगर मैं इसको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ना बोलूँ और मैं इसको बोलूँ सर ये रीफाइनेंस एजेंसी है, तो ये एकदम सही शब्द होगा नाबार्ड को हम अगर समझाने का प्रयास करें तो, राइट। अब नाबार्ड के बारे में मैंने आपको बताया कि जब इसका एस्टेब्लिशमेंट हो रहा था तब कैसे हुआ, 50:50 से, मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 50% और आरबीआई के 50%। लेकिन वर्तमान की स्थिति क्या है, वर्तमान में 99.6% जो है ऑनरशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और 0.40% की ऑनरशिप किसकी है, आरबीआई की। तो ये वर्तमान में नाबार्ड की स्थिति है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो ये क्या करता क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो एग्रीकल्चर फील्ड में काम करने वाले जितने भी इंस्टीट्यूट हैं या रूरल डेवलपमेंट के फील्ड पर काम करने वाले जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, उन इंस्टीट्यूट को अगर फंड की रिक्वायरमेंट होती है तो नाबार्ड से उनको फंडिंग की जाती है। ये इंडिविजुअल को फंड नहीं करता, ये इंस्टीट्यूशन को फंड करता है और वो इंस्टीट्यूशन आगे इंडिविजुअल को फंड करते हैं, इसलिए बोला जाता है कि नाबार्ड क्या है, नाबार्ड रीफाइनेंस एजेंसी है। 1982 नाबार्ड का इस्टेब्लिशमेंट हुआ और ये इस्टेब्लिशमेंट किस कमेटी के आधार पर हुआ है, ये स्थापना, ये नाबार्ड की इस्टेब्लिशमेंट हुआ है शिवरमन कमेटी के आधार पर। तो क्वेश्चन वही पूछा था कि शिवरमन कमेटी जो है वो किससे रिलेटेड है, शिवरमन कमेटी नाबार्ड से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन आ रहा है कि सर जीवी रामकृष्णा कमेटी इज रिलेटेड टू, ये किससे संबंधित है, तो जीवी रामकृष्णा जो है वो डिसइन्वेस्टमेंट से संबंधित है, वो विनिवेश से संबंधित है। बोले सर डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, तो मैंने आपको पढ़ाया है कि जैसे मान लीजिए कि एक कंपनी है और उसके 100% शेयर, हम मान के चलते हैं कि वो पीएसयू है, मतलब 50% से तो ज्यादा ही है, लेकिन उसके 100% शेयर जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में। अब सरकार को ये लगा कि यार इनको फंड की रिक्वायरमेंट है, फंड को रेस करना चाहिए, तो यहाँ पर स्थिति क्या हो जाएगी, यहाँ पर ये बोल दिया कि यार एक काम करते हैं, हम 60% शेयर जो है वो अपने पास में रखते हैं और 40% शेयर क्या करते हैं, हम प्राइवेट को बेच देते हैं। तो यहाँ पर कंडीशन कैसी बन रही है, यहाँ पर ये बन रहा है कि शेयर को बेच भी रहे हैं, शेयर्स जो है वो सेल भी हो रहे हैं, पार्टनर जो है वो बढ़ भी रहे हैं, लेकिन मेजोरिटी ऑफ स्टॉक जो है वो भारत सरकार के पास आज भी है। तो जब स्थिति ये रहे कि शेयर को बेचा जा रहा है लेकिन मेजोरिटी ऑफ स्टॉक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ही पास है, तब तक वो प्रोसेस जो है वो डिसइन्वेस्टमेंट कहलाती है। और अगर मान लीजिए कि स्थिति ये हो जाए कि 60% की जगह ये हो जाए 40% और 60% कहाँ चला जाए, प्राइवेट के पास में, तब यहाँ पर हम क्या बोल देते हैं कि यार अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास इस यूनिट का माइनॉरिटी ऑफ स्टॉक है। तो जैसे ये सिचुएशन बनेगी तो इसको आप बोल दोगे प्राइवेटाइजेशन, राइट। तो अगर मेजोरिटी ऑफ स्टॉक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने पास में रखती है और शेयर को बेचती है तब तक वो डिसइन्वेस्टमेंट है, और जैसे ही उन्होंने मेजोरिटी ऑफ स्टॉक प्राइवेट को बेचे वहीं उसी दिन से वो यूनिट जो है वो प्राइवेटाइज हो जाती है और इस प्रोसेस को प्राइवेटाइजेशन या निजीकरण के नाम से जाना जाता है, राइट। तो यहाँ पर अगर आप बात करोगे जीवी रामकृष्णा की तो किससे संबंधित है, डिसइन्वेस्टमेंट से। ये चीजें मैंने आपको पढ़ाई हुई हैं, जब आप टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको चीजें बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। राजा चलेया फेमस है, कई बार पूछा हुआ है, आप याद रखिए इनको कि टैक्स फील्ड में रिफॉर्म की बात की थी इन्होंने कि सुधार होना चाहिए, किस तरीके से सुधार हो सकता है, क्या कर सकते हैं, उसकी इन्होंने बात की थी। तो राजा चलेया जो है वो किससे रिलेटेड है, टैक्स रिफॉर्म से। खुसरो कमेटी जो है, खुसरो कमेटी भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है लेकिन हमेशा हम इसको गलत कर देते हैं। हमको ये लगता है कि यार खुसरो है तो ये कुछ अलग तरीके की बात करेगा, या इस नाम को सुनकर हमारा दिमाग जो है वो अलग तरीके से चलता है। लेकिन यहाँ पर जब आप देखोगे तो खुसरो कमेटी किससे रिलेटेड है, ये एग्रीकल्चर की बात करते हैं, राइट। तो ये आप याद रखिए, अगर आपको कोई लॉजिक नहीं मिल रहा है, कोई ट्रिक नहीं मिल रही, तो आप डायरेक्ट याद रखिए कि खुसरो जो है वो किससे रिलेटेड है, वो खेती की बात करते हैं, वो एग्रीकल्चर की बात करते हैं, राइट। तो ये जरूर याद रखिए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। जस्टिस ए के माथुर कमेटी की अगर हम बात करते हैं तो वो उनका संबंध किससे है, तो 7th पे कमीशन से उनका संबंध है, 7वें जो पे कमीशन है उससे उनका संबंध है। तो डायरेक्ट बस आप इसको याद रखिए कि जो जस्टिस ए के माथुर कमेटी है उनका संबंध किससे था, तो उनका संबंध जो था वो 7th पे कमीशन से था, राइट। तो कमेटी से रिलेटेड
जो हम बात कर रहे थे, इतने क्वेश्चन मोस्टली हम देख रहे थे, तो मेन जो भी क्वेश्चन थे वो हमने देखे। इसमें एक चीज़ ज़रूर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कमेटीज़ और उनके सेक्टर ज़रूर याद रखें, क्योंकि यहाँ से हमको नहीं पता या आपको नहीं पता किस सेक्टर से चीज़ें पूछ ली जाएंगी। जो कमेटी ज़्यादा न्यूज़ में है, जो कमेटी करंट में चल रही है, जिस कमेटी का सेक्टर करंट में चल रहा है, न्यूज़ में चल रहा है, उन कमेटी से क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा रहती है। या फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे, कुछ कमेटीज ऐसे हैं जिनसे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो यहाँ पर आपके सामने है। तो कमेटीज वाले टॉपिक से क्वेश्चन जो है वो आपसे तभी बनेंगे जब आप दो चीज़ों का ध्यान में रखेंगे, एक जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और दूसरा जो करंट में चीज़ें चल रही हैं, उस करंट के सेक्टर के आधार पर कौन सी कमेटी न्यूज़ में है, राइट। इस तरीके से इस पोर्शन को पढ़ेंगे तो चीज़ें बेहतर तरीके से समझ जाएंगे। ठीक है, फिर इस टॉपिक पर इतनी ही चीज़ें थी। थैंक यू सो मच।